नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम लोग पूर्वावलोकन सीरीज अपनी स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें आज हमारा ये 11वां वीडियो है, जिसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति। इससे पहले हमने जो मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, नागरिकता, भारत और जो भारत के संवैधानिक विकास थे, उनसे ये सब हम इससे 10 वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप उनको उस इस वीडियो को पढ़ने से पहले आप वो सब वीडियो को देख लीजिएगा। उससे एक आपका जो कंटिन्यूटी रहेगी वो अच्छी बनी रहेगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और कुछ अगर सजेशन देना हो तो हमारे वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। तो आइए आज से प्रारंभ करते हैं। जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? हमारा राष्ट्रपति होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक आप देखेंगे भारत का राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो याद रखिएगा उस आर्टिकल का नाम है 52। अनुच्छेद 53 मतलब कि अनुच्छेद जो 53 है के तहत संघ की समस्त कार्यपालिकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी जो संघ की शक्ति होगी, जो केंद्र की सारी शक्ति होगी, समस्त कार्यपालिकी शक्ति, जितने भी कार्यपालिकी की शक्ति होंगी वो किस में निहित होंगी? वह राष्ट्रपति में निहित होंगी। इस अनुच्छेद में लिखा है या 53 अनुच्छेद में लिखा हुआ है साफ साफ कि संघ की समस्त कार्यपालिकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इस शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। यह भी साफ साफ लिखा हुआ है कि इन शक्तियों की यानी संघ की जो कार्यपालिकी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 54 में क्या लिखा है वो देख लेते हैं। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। 54 में ये लिखा है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो एक निर्वाचन मंडल बनाया जाएगा। मंडल में कई सदस्य होते हैं। मंडल कभी भी एक व्यक्ति से नहीं बनता है। मंडल शब्द ही आते मान समझ लीजिए कई लोग होंगे। निर्वाचित का मतलब निर्वाचन कोई एक व्यक्ति करेगा, निर्वाचन कई लोग के बीच होगा। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा उसके लिए एक निर्वाचन मंडल होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों, जो इनका निर्वाचन मंडल बनेगा, जो कि 54 में लिखा है, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों, याद रखिएगा संसद के 3 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन जो राष्ट्रपति का ही चुनाव होना है तो उसके लिए आप देखेंगे कि तो उसमें लिखा होगा संसद के दोनों सदन, राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। याद रखिएगा इसमें बोल रहा है कि दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, केवल निर्वाचित। लोकसभा में मनोनीत नहीं होते हैं लेकिन राज्यसभा में मनोनीत होते हैं। तो याद रखिएगा वो सदस्य नहीं होंगे। केवल लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा की, जो राज्यों की विधानसभा होती है, कुछ-कुछ में विधानमंडल भी होता है, तो वो विधानमंडल में नहीं होंगे, बल्कि राज्य के विधानसभा होंगे उसके निर्वाचित सदस्य होंगे। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 जो कि 1/6/1955 से प्रभावी हुआ द्वारा दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि ये दोनों राज्य में आपकी विधानसभा मिलती है। हाँ, इसके लिए इनको भी जोड़ना जरूरी था। तो याद रखना था कौन सा संविधान संशोधन? राष्ट्रपति के लिए 70वां संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। याद रखिएगा यहाँ भी निर्वाचित हैं। हो सकता है यूपीएससी या कोई अन्य स्टेट परीक्षाओं के माध्यम से इस तरह के ऑप्शन को चेंज किया जाए और लिख दिया जाए कि दिल्ली और पौंडीचेरी के निर्वाचित के दर पे लिख दिया मनोनीत सदस्य, जो कि वहां होते नहीं लेकिन फिर भी लिख दिया जाए कंफ्यूजन के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति
के निर्वाचन मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित निर्वाचित सदस्य को अभी शामिल नहीं किया गया। चूँकि वहाँ इसलिए अभी तक शामिल नहीं किया गया है कि वहाँ अभी तक सही से इलेक्शन पूरी तरह से कंडक्ट नहीं हो पाए, इसलिए उसको शामिल नहीं किया गया। हालाँकि जम्मू और कश्मीर राज्य के रूप में उनकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचन मंडल में शामिल थे। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। देखिए ये वही लाइन आ गई जो अभी मैं बोल रहा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत एवं विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं। याद रखिएगा, इसमें साफ लिखा हुआ है कि इसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन सीधा सीधा बस मनोनीत ऐसे निर्वाचित दल में मनोनीत लिख देगा और तेजी तेजी में आप पढ़ते पढ़ते पढ़ लेते हैं कि निर्वाचन के तरफ में वहां मनोनीत लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेते और विधान परिषद के सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 55(3) याद रखिएगा, 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमित मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। इसका मतलब क्या होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी कि कई लोग मान लीजिए कि ए, बी, रामू, श्यामू, राजेश, मुकेश इस तरह के लोग खड़े हैं, तो जब वहां जो निर्वाचित सदस्य जो वोट देने जाएंगे उनको जो पेपर दिया जाएगा, उस पेपर में सभी जो सदस्य होंगे ए बी सी डी ऐसे नाम लिखा होगा, सबको अपनी प्राथमिकता देंगे कि पहले मैं इनको देखना चाहता हूँ, दूसरे में मैं इनको, मेरी प्राथमिकता दूसरी ये है, तीसरी, हर कोई ऐसे दे अपनी प्राथमिकता देता है। तो वही प्राथमिकता को यहाँ कहा जा रहा है, वही प्राथमिकता को क्या कहा जा रहा है कि ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व। सभी लोग अनुपात बताते हैं कि मेरा इस व्यक्ति के पीछे 100% अनुपात है, तो पहला ऑप्शन मैं ये रखूंगा, दूसरा ये रखूंगा, तो वो हो गया अनुपातिक प्रतिनिधित्व। एवं एकल संक्रमित मत मतलब एकल मत होता है, इसी एक सदस्य का एकल ही मत होता है और यह मत कैसा होता है? गुप्त मतदान होता है। याद रखिएगा, कोई टेस्ट सीरीज में सॉल्व कर रहा था उसमें गुप्त मतदान नहीं लिखा हुआ था, तो मैं मुझे लगा पहले जब मैं सॉल्व कर रहा था कि अरे ये भूल गए होंगे, ऐसा नहीं लिखे होंगे या ऐसा होता ही नहीं होगा, मैंने टिक कर दिया। बट वो जो क्वेश्चन था वो सही था, उसमें गुप्त मतदान ना लिखे होने की वजह से वो पूरा क्वेश्चन गलत हो गया था। तो आपको भी ध्यान रखना, ये तीनों शब्द लिखे होने चाहिए, जिसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमित मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। याद रखिएगा, गुप्त मतदान के द्वारा ही होता है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसला उच्चतम न्यायालय में होता है। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद हो जाता है या कोई ऐसा कार्य हो जाता है जो किसी को जांच के संदेह में खड़ा कर देता है, तो उसका फैसला कौन करेगा? उसका फैसला उच्चतम न्यायालय करेगा। याद रखिएगा, उसका फैसला केवल उच्चतम न्यायालय करेगा, ना कि उच्च न्यायालय। याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय ही करेगा तथा उसका फैसला अंतिम होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं आप सुने होंगे कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद राष्ट्रपति के पास माफी या की याचिका चली गई, तो कुछ ऐसे फॉर्मूला बना सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए कि राष्ट्रपति उसका विचार, पर राष्ट्रपति के चुनाव हुआ तो राष्ट्रपति क्यों विचाराधीन करेगा? तो ये याद रखिएगा कि जो उच्चतम न्यायालय का फैसला होगा वो अंतिम होगा। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल पूर्ण अपूर्ण है, मतलब कि निर्वाचन मंडल जो है वो अपूर्ण थे, कुछ लोग उपस्थित नहीं थे, इस प्रकार से चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहर्ता है, मतलब कि अनुच्छेद 58 में या अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए क्या क्या मापदंड होने चाहिए उसके बारे में है। पहला है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता बताई गई है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 58 केवल 3 प्रावधान करता है। पहला, भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक होने से तात्पर्य यह नहीं है कि वह पहले विदेशी था अब भारत का नागरिक होगा, बस ये लिखा हुआ है कि वह भारत का नागरिक होने चाहिए। बहुत ध्यान से याद रखिए, हो सकता हो कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाए, कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश का था, उसने फिर भारत की सदस्यता ग्रहण ग्रहण कर ली
और सदस्यता ग्रहण करने के बाद उसने चुनाव लड़ा और वो राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित हो गया। तो इसलिए अयोग्य है। गलत है, क्योंकि वह पहले भारत का नागरिक बन चुका था। तो याद रखना है, इसमें जो लिखा है भारत का नागरिक है। दूसरी है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। तीसरी है वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। क्योंकि वह लोकसभा में सबसे ज़्यादा कार्यकाली होती है, तो वो उसकी सदस्यता को पा सकता है। उसकी जो उसकी सदस्यता के लिए जो मापदंड होने चाहिए, उसके लिए वो योग्य होना चाहिए। सिर्फ 3 प्रावधान लिखे हैं, याद रखिएगा। अनुच्छेद 58 में 3 प्रावधान लिखे हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। अब ये लिस्ट दी हुई है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति से लेकर रामनाथ कोविंद तक दी हुई है, लेकिन याद रखना है कि द्रौपदी मुर्मू भी इसके बाद आएंगे। तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो ऐसे पूछा जाता है, व्यक्ति अनुक्रम के अनुसार जो देखेंगे, कार्यकाल ये अलग होता है, अनुक्रम अलग होता है। कार्यकाल में देखिए 16वां जो रामनाथ कोविंद जो थे वो 16वां थे, लेकिन व्यक्ति क्रम में देखेंगे तो वो 14वें थे। ये याद रखिएगा, व्यक्ति क्रम अलग होता है और जो कार्यकाल का क्रम होता है वो अलग होता है। कार्यकाल कार्यकाल के क्रम के अनुसार देखा जाए तो जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो 17वीं हो जाएंगी, और वहीं व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो वो 15वीं हो जाएंगी। ये याद रखिएगा। इसको एक नजर देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे, वो 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहे। यानी कि 3 कार्यकाल इन्होंने देखा और व्यक्ति एक ही थे। फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये हमारे चौथे क्रम में थे और दूसरे व्यक्ति थे। फिर जाकिर हुसैन, फिर वेंकटगिरी, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, वेंकटगिरी फिर से, हाँ, फरुखदियर अली अहमद, बी डी जब्ती, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। ये याद रखिएगा, ज्ञानी जैल सिंह, इनके बारे में भी क्वेश्चन आएगा, ये याद रखिएगा। थोड़ा इनका आपसे ईयर भी देख लीजिएगा। आर वेंकटर रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, ये भी याद रखिएगा, ये प्रतिभा पाटिल भी याद रखिएगा, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद हैं। अब ये जो हमारा टॉपिक खत्म हुआ था, यहाँ जो जो हम नोट्स पढ़े थे, वो नोट्स में था कि 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक चाहिए। उसके आगे देख लेते हैं। जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपए जमा करना होता है यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मत का 1/6 प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। यानी कि मान लीजिए, अगर उसने जो 15,000 रुपए जो जमा किए थे, सबसे पहले वो जमा करना पड़ेगा। उसी के बिहाफ पे जब फिर आप इलेक्शन लड़ने जाएंगे तो आपको 1/6 वोट्स से जितने वोट डाले जाएंगे उसका अगर 1/6वां भाग आपको नहीं प्राप्त हुआ है, तो जो आप 15,000 रुपए जमा किए थे वो भी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि यानी पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल तक उल्लेखित है। मतलब कि सपोज करिए कि अगर कोई राष्ट्रपति या कोई सरकार बदलती है, तो जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि सरकारें बदलने से राज्यपालों का जो पद होता है वो बदल जाता है, अक्सर देखा जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के लिए ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति जिस तारीख से शपथ लेगा, उस तारीख से कितनी भी सरकारें आए जाएं, अविश्वास प्रस्ताव हो, फिर नई सरकार बने, उससे राष्ट्रपति के व्यक्तित्व या राष्ट्रपति की गरिमा के ऊपर किसी प्रकार का प्रभावित नहीं होगी। वह जिस तारीख से शपथ लेगा, 5 साल तक उस तारीख के लिए वो उस पद पे बना रहेगा। अनुच्छेद 56 का के अनुसार राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं।
उपराष्ट्रपति इस सूचना इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष जैसे वर्तमान समय में ओम बिरला जी हैं। सपोज करिए ऐसा एक ऐसा होता नहीं, वैसा होगा नहीं, लेकिन एक सपोज करिए कि द्रौपदी मुर्मू जी अपना जो त्याग पत्र देना चाहें, तो वह त्याग पत्र किसको देंगी? तो वह दिनकर खड्डे ऐसे नाम है, मेरा कुछ नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है, उपराष्ट्रपति जी को देंगे। उपराष्ट्रपति जी उस बात की तुरंत सूचना लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा उसको देंगे। फिर 56(2) में लिखा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57, ये जो लिखा हुआ 56(2) में लिखा हुआ कि वो लोकसभा को सूचना देगा। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बना सकता है कि ये राज्यसभा को सूचना देगा, या तो लिखा है कि लोग जो राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का सभापति भी होता है। तो मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन बना दे कि जो राष्ट्रपति होता है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के नहीं सॉरी राज्यसभा के सभापति को देता है। यहाँ जो टर्म रहेगा ये सही रहेगा कि देता है, क्योंकि वो भी एक उपराष्ट्रपति ही होता है। तो वो भी उसके बाद बना दे क्वेश्चन कि इसके बाद जो उपराष्ट्रपति रहता है इसकी सूचना राज्यसभा को देता है। तो यहाँ से गलत हो जाएगा। याद रखना है, शब्द जो लिखे रहेंगे वो याद रखना है कि उपराष्ट्रपति को देता है, ध्यान रखिएगा। और उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत इसकी सूचना देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति को पुनः निर्वाचित की पात्रता निर्धारित करता है। आर्टिकल 57 में लिखा है कि जो व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन गया है वह दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है, ये लिखा हुआ है। लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि वह कितनी बार बन सकता है। वो 10 बार बन सकता है, वो 5 बार बन सकता है, कितनी बार भी बन सकता है, ये लिखा हुआ है। कि कोई उसमें एक निर्धारित तिथि नहीं बताई गई है, या निर्धारित समय या काल नहीं बताया गया कि कोई राष्ट्रपति को कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो वहीं अगर आप अमेरिका के संविधान को उठा के देखेंगे तो उसमें लिखा गया है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति वो केवल वह 2 बार इस पद को धारण कर सकता है, यानी राष्ट्रपति का पद कोई व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही बन सकता है। लेकिन भारत में राष्ट्रपति के पद की अवधि या उसके शासनकाल को लेकर कोई भी निर्धारित समय सीमा नहीं दी गई है। बस ये लिखा गया है 57 में कि वह पुनर्निर्वाचित की पात्रता निर्धारित करता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित किया जाएगा। याद रखिएगा, इसमें बोला गया था कि 1971 की जनसंख्या ली जाएगी, वो कहा गया था 1974 में, जो कि 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से बोला गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, तो जाहिर सी बात है 1971 की ही जनगणना हुई होगी, क्योंकि उस कार्यकाल में तो 71 की ही जनगणना होनी, तो वही मापदंड 71 से बना दिया गया। ऐसे आप ध्यान रखिएगा कि 1971 की जनसंख्या की मानदंड माना गया। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे वर्ष 2024 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए निर्धारित किया गया। इसमें कहना ये चाह रहा है, फिर हमने जो 2001 में एक संशोधन किया, संशोधन क्रम था 84वां संविधान संशोधन था। उसमें फिर बढ़ा दिया गया, जो 1971 की जनसंख्या थी उसको 2026 तक जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा उस तक निर्धारित कर दिया गया कि हम जो है 1971 की जो जनगणना उसको ही मानेंगे। अनुच्छेद 59(1) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य की विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है, अनुच्छेद 59(1) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य की विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य
राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त हो गया। जैसे कि अभी सोच लीजिए, ऐसे मान लीजिए कि माननीय श्री प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी जी जो हैं, तो बनारस से अपना चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, जहाँ तक मुझे पता है। अगर वो अभी चाह लें कि मुझे पीएम के पद से हटके मुझे भारत का राष्ट्रपति बनना है, तो अगले चुनाव में वो लोकसभा की सीट से हैं, अभी भी 2024 के चुनाव के अनुसार वो लोकसभा की सीट से हैं, उसमें जीत जाते हैं सपोज करिए, तो उसके बाद वो राष्ट्रपति के लिए भी निर्वाचित हो जाते हैं। और जैसे ही वो राष्ट्रपति की जिस दिन शपथ लेंगे, उस दिन से मान ली जाएगी बनारस की जो वो लोकसभा सीट थी और लोकसभा में जो उनका स्थान था वह पद रिक्त हो गया है। अब वह उन्होंने उस पद के स्थान पर राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लिया है, तो वहाँ लोकसभा के चुनाव की सीट होंगी बनारस की, उसको दोबारा से वो लड़ेंगे। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप का वर्णन है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का उपलब्ध ज्येष्ठतम यानी सबसे बड़ा जो होगा उसमें न्यायाधीश दिलाता है। याद रखिएगा अनुच्छेद 60 में क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 60 में जो लिखा गया है वह लिखा गया है आपका कि राष्ट्रपति की शपथ के बारे में लिखा गया है। तो वहीं आप जो अ, दूस- तीसरी अनुसूची पढ़ेंगे, तीसरी अनुसूची में कई पदों के लिए शपथ का प्रावधान लिखा गया है। अगर कहीं पूछ लिया जाए कि तीसरी अनुसूची में जो शपथ लिखी गई है वह राष्ट्रपति के लिए भी है, तो वह गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति की शपथ के लिए अलग से अनुच्छेद में लिखा गया है, वह तीसरी अनुसूची में नहीं है। और वह जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद कौन सा है, 60वें नंबर का आर्टिकल है। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह है। राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। याद रखिएगा, भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है। अनुच्छेद 56 एक खा के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है। अगर भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाना है तो उसका मात्र एक आधार दिया गया है कि वह संविधान का अतिक्रमण, केवल एक प्रावधान दिया गया है महाभियोग चलाने का। इसके अतिरिक्त कोई और भी शब्द लिख जाए तो वह सही नहीं होगा। बस एक शब्द याद रखना है कि संविधान के अतिक्रमण। कौन सा शब्द है? वो शब्द है संविधान का अतिक्रमण, जो है वही उसी के बेस पे महाभियोग चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 61 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति पे जो महाभियोग चलेगा उसकी प्रक्रिया क्या है। वहीं अनुच्छेद 61(2) के अनुसार महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसे आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विशिष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना को दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन के कुछ सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर भी होने चाहिए तथा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसे संकल्प पारित किए जाने चाहिए। मतलब अगर आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो पहले 14 दिन की लिखित सूचना देनी होगी, ये ध्यान रखना है। और उस सूचना के साथ साथ जो सदन के कम से कम 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। अनुच्छेद 62(2) में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि राष्ट्रपति पद की रिक्तता राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है, तो पद रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख से पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह के
बीतने से पहले की जाएगी। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यानी कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, उनकी मृत्यु होती है या वो त्याग पत्र देते हैं, तो 62 के अनुसार उनका निर्वाचन हर हाल में 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, पहला। दूसरा, उनके पद त्याग देने के बाद ही तुरंत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है, तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्य को संपादित करेंगे। अनुच्छेद यानी कि अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसका पद ग्रहण करेंगे राष्ट्रपति का। और किन्हीं कारणवश अगर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वह इस पद को धारण कर लेगा। अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिकी कृत्य शक्ति राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है। यानी कि भारत के जितने भी कार्य होते हैं, कार्यपालिका के जो भी कार्य होते हैं, उस पे कोई कुछ भी कर ले, लेकिन अंत में उस पे जो मुहर लग के आएगी किसके नाम की होगी? वह होगी भारत के राष्ट्रपति की। याद रखिएगा, अगर आप यूपीएससी में चयनित होते हैं, तो जो आपको जॉइनिंग लेटर मिलेगा उसमें राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे, तो क्योंकि वह संघ की कार्यपालिका शक्ति से प्रभावित होगा। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति की अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि से संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य वर्णित है। मतलब कि अनुच्छेद 78 में क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि जो अपनी कार्यपालिका में जो भी कार्य कर रहे हैं उसकी जानकारी वह राष्ट्रपति को दे। यह किसमें लिखा है? 78 में लिखा है। अनुच्छेद 86 में संसद के दो संसद संसद के सदनों में अभिभाषण का और उसको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 87(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद अपना प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है। यानी कि 87(1) में ये लिखा गया है कि मान लीजिए लोकसभा का चुनाव होता है 2024 में, तो लोकसभा के चुनाव के प्रत्येक आम चुनाव के जो लोकसभा का प्रथम सत्र होगा 2024 के चुनाव के बाद, जो अप्रैल मई में जो प्रथम सत्र होगा, उसमें अभिभाषण दिया जाएगा। राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देगा और प्रत्येक वर्ष में जो सत्र होंगे उसमें पहले सत्र में भी राष्ट्रपति अपना भाषण देंगे। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। ये आर्टिकल कई बार पूछा जा चुका है। किस आर्टिकल में ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं? तो वह आर्टिकल है संयुक्त अधिवेशन के लिए, वह आर्टिकल है 108। याद रखिएगा। और उसमें क्या लिखा हो लिख दे कि सिर्फ इस दशाओं के लिए नहीं, कुछ दशाओं में। ये शब्द याद रखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कुछ, लिखा हुआ है। और कुछ से तात्पर्य कुछ भी हो सकता है। कोई भी दशा जो राष्ट्रपति को सही लगे वो हो सकती है कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा, अथवा विधेयक यानी धन विधेयक के अलावा
जो और को पुनर्विचार हेतु सदन को लौटा सकता है। कहना ये चाहता है कि आर्टिकल 111 के अंदर ये लिखा है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक, जैसे मान लीजिए अभी पारित हुआ था नारी शक्ति वंदना विधेयक पारित हुआ था, हाँ, तो राष्ट्रपति चाहे ये दोनों सदनों से पारित विधेयक को रोक सकता है, अपने पास रख सकता है और साथ ही साथ उन्हें पुनर्विचार के लिए फिर से भेज सकता है कि आप इस पे फिर पुनर्विचार करिए और इस पे फिर से पुनर्विचार करके हमको दीजिए, ये कर सकता है। लेकिन जबकि वहीं धन विधेयक का मामला आएगा, तो धन विधेयक में राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर पाएगा। धन विधेयक को उसको पारित ही करना पड़ेगा, वह पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए होता है धन विधेयक के मामले में कि कभी भी धन धन विधेयक को संसद में लोकसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है कि क्या हम धन विधेयक पेश कर सकते हैं। तभी संसद के पटल पर लोकसभा में धन विधेयक को पेश किया जाता है। जब पहले से ही अनुमति ले लिए रहते हैं धन विधेयक के लिए, तो दोबारा अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है। यदि विधेयक संसद द्वारा संशोधित सहित यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसमें बिना किसी फिर से पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति नहीं करेगा। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार नहीं के लिए नहीं लौटा सकता है। वस्तुतः धन विधेयक सदन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है, यही मैं अभी बता रहा था इससे पहले। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधेयक कानून बनता है। कोई भी विधेयक लाया जाता है वह कानून तब तक नहीं बनता है जब तक उस पर राष्ट्रपति की मोहर नहीं लगती है। कानून बनने की सबसे अंतिम और सबसे प्राथमिक योग्यता क्या होनी चाहिए कि उस पे राष्ट्रपति की मोहर लगनी चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति का उस पे हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी वह कानून बनेगा। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 123 यानी कि 1, 2 और 3 यानी कि 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश कब जारी किए जाते हैं? जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और कोई ऐसी बहुत ही इमरजेंसी कारण हो जाता है कि जैसे कोई नया विधेयक लाना पेश करना है या कोई नया कानून बनाना है, तो जब संसद की कार्रवाई नहीं चल रही है, उस दौरान राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और जब तक संसद का सत्र नहीं स्टार्ट होता तब तक वह जो अध्यादेश होगा वो कानून के रूप में ही माना जाएगा। इसका उदाहरण आपने कोविड टाइम में देखा होगा, जब डॉक्टरों को लेकर काफी हिंसा होने लगी थी, तब कोविड टाइम में सारे डॉक्टर जब धरने प्रदर्शन पे आ गए थे, तो आनन फानन में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करना पड़ा था उनकी सुरक्षा को लेकर, क्योंकि संसद का सत्र बुलाया नहीं जा सकता था और वह संसद का सत्र चल भी नहीं रहा था। तो इसलिए आपको याद होगा उन्होंने जो एक अपना अध्यादेश के माध्यम से उनकी सुरक्षा की प्रावधान किया था। ये मैं अभी हालिया करंट बता रहा हूँ, जो एक याद करने का तरीका होता है ये। अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान की गई। अनुच्छेद 72 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 72 में लिखा है कि राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है कि अगर जैसे कि ये तो है कि वह अपना कार्य जो कर सकता है वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के कर सकता है। जो कार्य चल रहा है वो अनुच्छेद 78 के माध्यम से प्रधानमंत्री से पूछ सकता है क्या कार्य चल सकता है। लेकिन अगर कोई उसको मशवरा चाहिए सॉरी मशवरा चाहिए या किसी प्रकार की परामर्श चाहिए, तो अनुच्छेद 143 के तहत वह उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगेगा। अनुच्छेद 53(2) के तहत भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं
थल सेना, वायुसेना और नौसेना का प्रधान सेनापति होता है। याद रखिएगा, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? वह राष्ट्रपति के पास है। कोई भी भौगोलिक क्षेत्र है, मान लीजिए अपना यूपी है, और यूपी को राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है, तो उसका किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का मात्र एक विकल्प है। संवैधानिक अधिकार किसको है? वह राष्ट्रपति को है। हो सकता हो किसी भी प्रश्न में इस तरह का प्रश्न बन जाए यूपीएससी या अन्य स्टेट परीक्षाओं में, जिसमें लिख दे किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार केवल संसद को है, या केवल हटा के लिख दे उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? संसद को है। तो यह वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को, याद रखिएगा, केवल और केवल राष्ट्रपति को है। इस तरह से जो पूर्वावलोकन सीरीज में जो हमारा नोट्स दिया हुआ था राष्ट्रपति को रिलेटेड लेकर, उसको हमने पढ़ लिया है। हम अपने दूसरे वीडियो में, जो कि हमारा 12वां वीडियो बनेगा, उसमें हम जो हमारा 12वां वीडियो बनेगा उसमें हम देखेंगे राष्ट्रपति से दिए हुए अब तक के जितने भी प्रश्न थे उसको देखेंगे। करीबन 100 से ज़्यादा प्रश्न हैं, तो अगर हम उसको एक वीडियो में देख लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ उसका हम 2 वीडियो बनाएँगे। कोशिश करेंगे उसको हम एक ही वीडियो में ख़त्म कर दें। एक्सप्लेनेशन कम से कम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने नोट्स पहले पढ़ लिया है, लेकिन कहीं ऐसी आवश्यकता महसूस होती है या कुछ ऐसा नया क्वेश्चन बन के आता है जो इसमें दिया हुआ नोट्स है उसमें नहीं है, तो उसका एक्सप्लेनेशन हम ज़रूर पढ़ेंगे। तो खत्म करते हैं आज का लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं, और कुछ सुझाव देना हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।